नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ अर्पित गुप्ता सर हैं। अर्पित गुप्ता सर करेंगे यूपीएससी 2021 में 54वीं है। सर से हम जानेंगे सर का जर्नी क्या रहा था, सर का स्ट्रगल क्या रहा है, मोटिवेशन क्या है, सर का बुक लिस्ट कौन कौन सा सर ने फॉलो किया था, क्या कंटेंट थे, क्या रिसोर्सेज थे। और सर की एज भी बहुत कम है, 23 साल इनकी उम्र है और सेकेंड अटेम्प्ट में ही सर ने ये एग्जाम क्रैक किया है और प्रॉपर सर आईएएस बनने जा रहे हैं। तो सर से हम बातचीत करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू। मेरा नाम अर्पित गुप्ता है और मैं सहजनवा से बिलॉन्ग करता हूँ, जो कि गोरखपुर ज़िले में एक छोटा-सा कस्बा है। और मैं मेरे पापा एक जो है रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई हैं, और मेरी माता एक जो है होम मेकर है। और मैं आईआईटी रुड़की से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। और उसके बाद मैंने 3 महीने फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट के तौर पे जॉब करी थी। उसके बाद 3 महीने बाद ही मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी थी और मैं जॉब के साथ जो है तैयारी शुरू नहीं कर पा रहा था। तो मुझे 3 महीने में रियलाइज़ हो गया कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगा इस जॉब के साथ, तो मैंने छोड़ दी है जॉब जल्दी ही। और फिर मैंने जो है सितंबर 2019 में इसकी तैयारी शुरू की। की थी। अब एस्पिरेंट जो जानना चाहते हैं बेसिकली एक टॉपर से, वो स्ट्रेटेजी होती है सर। सर आपकी प्रीलिम्स की सर क्या स्ट्रेटेजी रही थी और कौन-कौन सा बुक लिस्ट वगैरह आपने फॉलो किया? जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गए, सारे लोग फॉलो करते हैं जो एडवांस्ड बुक है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे नोट्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा मेंशन कीजिए आप। मैं सच बताऊँ तो मैंने इन बुक्स को ही सिर्फ़ पढ़ा है, लेकिन इन बुक्स को मैंने ऐसा पढ़ा है कि मतलब ये बुक्स जब भी मैं एग्ज़ाम देने जा रहा होता था ना, उसके टाइम पहले जो है मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें बुक की लगभग पूरी की पूरी बुक कहीं न कहीं मुझे याद रहती थी। तो आपको इस तरह से ये बुक्स पढ़नी है। चाहे वो लक्ष्मीकांत हो गया, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो गया, जो भी बुक्स हैं बेसिक बुक्स, हर कोई वही सेम बुक्स पढ़ता है। सभी मैंने जानते हैं कुछ उसको। भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की है। बस ये है कि प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे ज़्यादा टेस्ट दिए और टेस्ट से रिवाइज़ करने की कोशिश की। और जो भी टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं मुझसे, उनको मैंने नोट किया कि मैं ये टेस्ट में गलती करता हूँ, मैं ये टेस्ट में भूलता हूँ, या ये चीज़ मैं टेस्ट में इस तरह से सोचता हूँ, तो मैं गलत आंसर मार्क उसका कर नोट्स देता हूँ। बनाया आपने। मैंने अपनी गलतियों का नोट्स बनाया है। मैंने कॉन्सेप्ट्स का नोट्स जो है कम बनाया है। मैंने हुँ, अपनी गलतियों का नोट्स बनाया है कि मैं ऐसे सोचता हूँ, तो ये गलती होती है। हुँ, व्हेन आई थिंक दिस वे, दिस इज़ व्हाट आई डू। हुँ, या फिर व्हेनेवर आई गो फॉर दिस सेक्शन ऑफ पॉलिटी, आई जनरली कमिट दिस मिस्टेक। हुँ, तो ये मैं एक-एक लाइन में, 2-2 लाइन में अपनी मिस्टेक्स लिखता था कॉपीज़ में। तो ये यूपीएससी की जो जर्नी है मेरी, ये रही है मिनिमाइजिंग द मिस्टेक्स। हुँ, जो यूपीएससी की जर्नी मैं एक लाइन में डिस्क्राइब कर दूँ, तो वो है मिनिमाइजिंग द मिस्टेक्स। हुँ, आप अपनी गलतियों को कम करो। जब आप अपनी गलतियों को एक ऑप्टिमम लेवल तक कम कर लोगे, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो मेरा यही अप्रोच रहा है। मेंस में भी मैं अगेन अपनी कॉपीज़ को एनालाइज़ करता था, तो अपने काफ़ी सारे दोस्तों को वो कॉपीज़ भेजता था। हुँ, वो जो भी चीज़ें कहते थे कि ये कमी है, वो उठाता था कि अच्छा ये कमी है। टॉपर्स की कॉपीज़ उठाता था, देखता था कि क्या कमी रह गई है, फिर नोट करता था कि अच्छा ये कमी रह गई है। हुँ। उसके बाद जब भी अगला टेस्ट लिखता था, तो पहले एक बार रिवाइज़ करता था कि अच्छा ये जो कमी थी, वो इस बार नहीं होने देनी है। तो ये जो अपनी गलतियों को कम करने वाली चीज़ है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस में। जी। सर जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू किया है, सारे लोग बताते हैं कि 50-55 से ज़्यादा हमें भी सवाल नहीं आता है। प्रीलिम्स की बात करी जाए, तो वहाँ पे 50 क्वेश्चन ज़्यादा किसी को नहीं आता। तो ये बताइए कि वहाँ पे एक एलिमिनेशन टेक्निक और तुक्काबाजी एक कांसेप्ट चलता है कि उसपे हम ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। थोड़ा-सा आप उससे बताएँ कि वो कैसे करना होता है? एस्पिरेंट उस पे कैसे काम करें? देखिए, मैं तो सही बताऊँ तो मुझे 40 से 45 क्वेश्चन ही कभी भी आते थे। मुझे उससे ज़्यादा तो दोनों प्रीलिम्स मैंने दिए, दोनों क्लियर भी किए, पर दोनों में नहीं आते थे। हुँ, लेकिन मैं कट ऑफ से कंफर्टेबली ऊपर रहा, हुँ, क्योंकि मेरा एक अप्रोच ये था कि मैंने जो भी गेसेस मारे हैं एग्जाम में, वो बहुत लॉजिक बेस्ड होते थे, क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर रखी थी और रिवाइज कर रखी थी। तो मुझे कंटेंट में कन्फ्यूजन नहीं होता था कि ये चीज़ में ये था या ये था। जनरली ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूज़ होते हैं एग्जाम में कि यार यहाँ प्रेसिडेंट था या पार्लियामेंट था। इस हुँ, टाइप की चीज़ों में हम कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन मैंने वो इतनी क्लैरिटी के साथ याद कर रखी थी कि मुझे वो चीज़ों में कोई भी इशू नहीं होता था। तो इसलिए जब मैं गेसेस मारता था, तो मेरे पास एक लॉजिक होता था कि क्योंकि ये चीज़ ऐसे होती है, हुँ, तो ये जो है प्रेसिडेंट तो नहीं कर सकता होगा, ये ज़रूर पार्लियामेंट के थ्रू होके जाता होगा। जी, ये तो बिल बनता है, हुँ, तो हायरार्की जो है बिल की वो पार्लियामेंट में जाती है। या फिर ये चीज़ है तो यार ये इस कमिटी के थ्रू जाती होगी। इस तरह का जो लॉजिक बेस्ड चीज़ें हैं, हुँ, वो मैंने लर्न की हैं। मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करिए एलिमिनेशन टेक्निक्स में जो मार्केट में चलती हैं तुक्केबाजी, जी, जी। कि आप जो है ऑल मार दीजिए, साइंस एंड टेक में हो गया। हुँ, या फिर कुछ तुक्केबाजी चलती है कि इंस्टीट्यूशंस यूपीएससी गलत देता है, या फिर हुँ, ईयर यूपीएससी गलत देता है, या फिर नंबर्स यूपीएससी गलत देता है। ये सब धारणाओं को छोड़ दीजिए।
ठीक है? क्योंकि ये सब धारणाएँ यूपीएससी भी देख रहा है कहीं न कहीं। जब हम ये धारणाएँ आपको बताते हैं, जब भी टॉपर्स आपको ये बताते हैं, तो यूपीएससी भी देखता है कि अच्छा ये दोनों धारणा टॉपर्स को मार्केट में सुनना चल रही है। है। तो सबसे पहली चीज़ें तो आप बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करिए, अपने स्टैटिक पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप जब एग्ज़ाम में एंटर कर रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने को लेकर के, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो गेम है वो कॉन्फिडेंस का है। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दूं। आप सभी जानते हैं PW यानी कि फिजिक्स वाला वाज इंट्रोड्यूस बाई अलक पांडे सर। यह इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां जेई, नीट, कॉमर्स, एनडीए एंड मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लाखों एस्पिरेंट्स को सफलता मिली है। अब PW लेकर आए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए न्यू कोर्स यूपीएससी वाला। फ्रेंड्स, PW का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि इंडिया के हर सिटी, हर स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेज में रहने वाले वो स्टूडेंट्स जो बड़े सिटी और महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका ड्रीम यूपीएससी है, तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया है PW का यूपीएससी वाला। PW अभी कुछ न्यू कोर्सेस लेकर आया है। द फर्स्ट इज ऑप्शनल बैच फॉर PSIR एंथ्रोपोलॉजी जियोग्राफी इन इंग्लिश, जो कि है जस्ट 8,999 और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी 2023 को और कंप्लीट हो जाएगा 25 जून 2023 को। और दूसरा बैच हिस्ट्री का है जो हिंदी में है, इसकी भी कॉस्ट है सिर्फ 8,999 और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी 2023 को और कंप्लीट हो जाएगा 25 जुलाई 2023 को। इन दोनों कोर्स की क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे एंड 1 क्लास पर डे। इन कोर्स की सबसे बेस्ट बात यह है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है प्लस फ्रेश कोर्स है, मतलब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखना पड़ेगा। यू कैन स्टडी डेली, तो इससे आप पर भी बने नहीं जाएगा एंड कोर्स ऑन टाइम कंप्लीट भी हो जाएगा। एंड स्पेशली PW का एक मैगजीन है मंथा नाम से, जो कि धूम मचा रहा है हर जगह। एस्पिरेंट्स इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये मैगजीन हर जगह अवेलेबल है और बाकी सारे मैगजीन से डिफरेंट है। ये मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये मैगजीन बोथ हिंदी इंग्लिश में फ्रीली अवेलेबल है। एंड इसके अलावा PW के 2 यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिलता है सबके लिए, जिसमें आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, स्ट्रेटेजी टू क्रैक एग्जाम, डेली करंट अफेयर्स ETC। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, PW का कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए PW का लिंक पर क्लिक करें और यूपीएससी कोर्स परचेज करें और मेरा कूपन कोड SW500 यूज करेंगे तो 500 रुपीज़ का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। सर, आप IITian है, CSET आप लोग की मतलब फिंगर टिप पे रहता है, मतलब क्रैक करना, कैसे आप लोग CSET हमेशा क्रैक करते हो? मैं देखिए सीसैट के लिए मैंने तो कभी पढ़ाई भी नहीं की है। मेरा तो ऑप्शनल भी, जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिक्स है। तो मेरे लिए तो सीसैट बहुत ही आसान पेपर रहता था कहीं न कहीं, क्योंकि रीज़निंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत ईज़ी रहते हैं और मैं पैसेजेस अटेम्प्ट नहीं करता था। वाले किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करें CSET क्रैक करने में? मैं कैसे उसको पर्सनली ये आसान बोलूँगा कि आप कोशिश करिए कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन पे थोड़ा फोकस करिए, बट आप मैथ्स जो है थोड़ी बेसिक पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग भी 10th क्लास तक तो मैथ्स पढ़ते ही हैं, हर कोई 10th क्लास तक पढ़ता है। तो कोशिश करिए कि जो 9th-10th की मैथ्स है वो थोड़ी ब्रश अप कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए कहीं न कहीं जो सीसैट का पेपर है वो अभी पिछले 2-3 सालों से बहुत ही टफ बना रहे हैं। कहीं न कहीं वो ये चेक कर रहे हैं कि आप 66 मार्क्स पा रहे हैं जेनुइनली, आप उसके लिए कुछ मेहनत करके आ रहे हैं या नहीं करके आ रहे हैं। तो देखिए हमें वहाँ पे थोड़ा-सा एडवांटेज ये है कि हम बिना कुछ किए भी 100, 150 नंबर लेके आ जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको ये दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा टाइम जो है मैथ्स को दीजिए, 9th-10th की मैथ्स जो है थोड़ी ब्रश अप कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं 9th-10th की मैथ्स में, वो आप याद ज़रूर पढ़ लीजिए। मुझे लगता है उस लेवल की चीज़ों पे अगर आप 1 महीना, 1.5 महीना वर्क करेंगे, तो आप ईज़िली जो है 66 मार्क्स क्रॉस कर लेंगे। सर, जो स्टैग्नेंट पार्ट होते हैं, स्टैटिक पार्ट जो होता है और जो डायनामिक पार्ट होता है, उसको इंटरलिंक करने की बात होती है। जैसे कि जो मेन सेशन राइटिंग होता है, स्टार्टिंग में सर बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कितना भी स्टैटिक या स्ट्रॉन्ग है तो इंटरलिंकिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। उस पर सर आपने कैसे काम किया? देखिए, मैं इसका बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। आप डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर की जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आप उस इश्यू को सिलेबस से कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि ये सिलेबस के किस पार्ट से है। तो आप बहुत ईज़िली कनेक्ट कर लेंगे कि अच्छा स्टैटिक पोर्शन में मैंने ये पढ़ा था, डायनामिक में ये चल रहा है। स्टैटिक में हम गवर्नर पढ़ते हैं, फिर हम डायनामिक में पढ़ेंगे कि राजस्थान के गवर्नर वाला इश्यू चल रहा था, या फिर अभी गवर्नर के न्यूमरस इश्यूज़ चलते रहते हैं। तो हम लिंक करते हैं कि अच्छा डायनामिक इशू जो है वो ये है कि गवर्नर में ये पावर है, गवर्नर इस तरह से पावर एक्सरसाइज कर रहा है।
तो हम धीरे-धीरे करके ना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाते हैं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें स्टैटिक की जो पकड़ है हमारी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब हम मेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं ना या आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें ये एग्ज़ाम्पल्स याद आते हैं। तो अगर एकदम स्टैटिक क्वेश्चन भी आता है, तो हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम्पल दे देंगे कि गवर्नर ऑफ राजस्थान जो है, ये किया था उन्होंने, और ये एग्ज़ाम्पल है, जो भी इश्यू क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसका। तो इस तरह से हम जो है लिंक करते हैं डायनेमिक पोर्शन को न्यूज़पेपर के माध्यम से। न्यूज़पेपर का मैंने नोट्स कभी नहीं बनाया है। मैंने न्यूज़पेपर को लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी एक हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ना। मैं बहुत ही मन से न्यूज़पेपर पढ़ता रहा हूँ हमेशा से। जब मेरा एग्ज़ाम मैं नहीं भी दे रहा था, तब भी मतलब 7-8 सालों से मैं न्यूज़पेपर बहुत मन से पढ़ता हूँ। तो वो जो है चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डायनेमिक और स्टैटिक पोर्शन को लिंक करने में। जी। सर अभी लास्ट 1.5 साल से आप गाँव पे रह रहे हैं। उस समय आपने फॉर्म वगैरह फिल किया होगा यूपीएससी का, जो कि आपका रिजल्ट आया, आप उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो गाँव में रह के आपने तैयारी किया है। कोचिंग वगैरह सर कमी आपको नहीं लगी कि मतलब हमको कोचिंग करना है, कोचिंग करना ज़रूरी है? आपने बिना कोचिंग का सर इसका क्रैक किया है। तो जो भी एस्पिरेंट रह रहे हैं गाँव में, उनको क्या कहना चाहेंगे? बिना कोचिंग पॉसिबल है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो कि अगर कोचिंग आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन कोई अगर और कहता है कि नहीं कोचिंग करनी है, तो आप मत करिए। आपको खुद से ये फ़ील होना चाहिए कि आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, तभी आप जाइए। ना मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग की है, ना मैंने मैथ्स के लिए कोई कोचिंग की है। मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे कोचिंग्स के जो है उसपे पोस्टर्स पे आप मेरी फ़ोटो देख रहे होंगे, या फिर न्यूज़पेपर के एडवर्टाइज़मेंट में, तो आपको लग रहा होगा कि इस जगह से ये पढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारी जो फ़ोटोज़ आती हैं, वो इस वजह से आती हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ की वजह से मेरी वहाँ पे फ़ोटो आती है, तो उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्ट्री विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू। सर बिहार यूपी में जो भी पूर्वांचल के लोग हैं सर, वो बाहर जाते हैं, चाहे पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी टाइप से वो बाहर निकल रहे, दिल्ली जैसे शहरों में, बम्बई जैसे शहरों में। तो उन्हें एक डिस्क्रिमिनेशन वाली बात होती है कि हाँ आप बिहारी हो, यूपी वाले हो, यूपी वाले भैया हो। सर इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और गाँव के जो एस्पिरेंट हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो इस चीज़ को लेकर के नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों की तरह ही है। देखिए, हम लोग बहुत मेहनती रहे हैं हमेशा से, जी। और हमारे यहाँ पे जो प्रतिभा है, उसकी कोई कमी नहीं है। हम कहीं न कहीं उस तरह से सोच नहीं पाते हैं, हमें उस तरह का जो है माहौल नहीं मिल पाता है, इस वजह से हम प्रतिष्ठित जगहों पे थोड़ा-सा कमी है, हम उस जगहों पे नहीं हैं। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कि आप कभी भी, जब आपको इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करना पड़े, मैं भी जब शुरू-शुरू में दिल्ली आया था, मैं 5-6 महीने यहाँ रहा हूँ, तो मुझे 1-2 जगह पे ऐसा फ़ेस करने को मिला। जब 1-2 जगह पे मुझे बोल दिया कि यार आ जाते हैं यहाँ-वहाँ से, ऐसा करके लोग बोलते हैं क्योंकि लोग नहीं जानते आप कहाँ से हो, तो वो आपकी थोड़ी लैंग्वेज से पकड़ लेते हैं कि अच्छा आप पूर्वांचल से या बिहार से हो, तो वो लोग समझते हैं कि ये जो है कोई ऐसे ही बस आ गया होगा तैयारी करने के लिए, ये लोग मजदूर ही हैं एक तरह से। आपको इससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हमको अपने क्षेत्र के लोगों का नाम जो है ऊपर लेकर के जाना है, हमको अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, ताकि ये जो हमारा एक परसेप्शन बन चुका है, जो एक सोच बन चुकी है हमारे लिए, वो लोगों की सोच बदले। और हमें अपने कल्चर पे, जो हमारा कल्चर है, उस पे प्राउड फ़ील करने की ज़रूरत है कि हमारा एक अच्छा कल्चर है। हम एक देश, ये जो देश है हमारा, वो मल्टीकल्चरल है। सब कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो हमें हर तरह के कल्चर को रिस्पेक्ट देनी है, अपने कल्चर को भी रिस्पेक्ट देनी है। हम कहीं न कहीं अपना कल्चर भूल रहे हैं, जो है कि हम बाहर जाते हैं, तो हम वहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हैं, फिर हमको लगता है कि भोजपुरी भूल ही जाते हैं। फिर गाँव में आएँगे तो हम भोजपुरी नहीं बोलते हैं, हमको लगता है कि अरे! अब भोजपुरी बोल देव, त गाँव के लोग हमन के मान लिए कि अरे! इ त भोजपुरी बोलता। तो वो जो सोच है, वो बहुत गलत है। हमें अपने कल्चर को हमेशा रखने की ज़रूरत है, और बाकी जगह के कल्चर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एक कंपोज़िट सोसाइटी है और हमें हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सर लास्ट मैसेज सर एस्पिरेंट जो सुन रहे हैं आपको, उनको 2 शब्द क्या कहेंगे? देखिए, 2 शब्द जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पहला तो ये है कि निरंतर रहना है, निरंतरता के साथ इस परीक्षा की तैयारी करनी है, या किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है। और दूसरी बात, जब भी आपको ये अंदर से फ़ील हो ना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर यार मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, या शायद मैं उतना उस लेवल पे नहीं हूँ कि कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ, तो बस एक चीज़ मन में रखना कि इस एग्ज़ाम में जो लोग भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, जो लोग भी इस एग्ज़ाम में पास होते हैं, वो हर इंसान कभी न कभी फ़ेल हुआ है। आपकी ही तरह उसने भी सोचा, आपकी ही तरह उसने भी बुरा फ़ील किया है, आपकी ही तरह वो भी रोया है।
लेकिन उसमें उठ खड़े होने की हिम्मत थी। बस ये हिम्मत आपको भी दिखानी है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच अर्पित गुप्ता सर। आप बहुत कैंडिड और एक तरीके से बहुत डाउन टू अर्थ और नेचुरल पर्सन हैं। आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी, जिस भी सर्विस में जा रहे हैं, होप सो कि आम जनमानस के लिए आप अच्छी नीति निर्माता और उनके लिए अच्छे पदाधिकारी के तौर पे आप काम करेंगे। आपको उज्ज्वल भविष्य कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सर ने बहुत अच्छे से स्टडी शेयर की, अपनी बुक लिस्ट वगैरह बताया और सर का आपने सुना बहुत डाउन टू अर्थ है। भोजपुरी में भी सर का एक हमने इंटरव्यू किया है। हम मतलब हमारी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि भोजपुरी हम बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर के लोग, अपने कम्युनिटी, अपने इलाके के लोगों से हम कनेक्ट हो सकें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना बोले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।